तेरे को बनना जरूर है, कर तू, हम साथ ही, पैसे की सोचना मत, तू कर सिर्फ। तो मैं कैसे भी अरेंज हाँ, करेंगे। क्यों हमारे यहाँ के सभी मतलब 8 10 12 करके मतलब कि जॉब के लिए चले जाते हैं बाहर, जैसे हमारे के विजयवाड़ा टी स्टॉल आंध्र प्रदेश में तो सब। तो मेरे को पहले स्टार्टिंग में छोटा था तो ये लगता है कि वहाँ जाएंगे, फिर घर वाले बोले उधर कुछ नहीं है, पढ़ ले। कितने दिन आपको लगे सोच के डिसाइड करने में कि मेरे को ड्रॉप लेना ही? इन ग्राफ्स वगैरह इनको देखा है, मेरे को वो चीज़ मिली कि जो चीज़ मैं सोच रहा हूँ ना कि ये अपने अंदर कमियां हैं, मेरे अपना स्कोर और अपनी सिचुएशन डालने पे मेरे को सेम चीज़ें वहाँ से मिली। लेकिन अभी बात करते हैं कुछ जनरल चीज़ों की। जब हम तैयारी कर रहे होते हैं और स्पेशली जब हम ड्रॉपर होते हैं तो हमारे पास ना कई तरह के प्रेशर होते हैं। आपके ऊपर कौन कौन सा प्रेशर था इसमें? सबसे मेन प्रेशर तो यही होता है कि सो हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारे साथ लंच पर इनवाइटेड है दो बहुत ही शानदार छात्र जिन्होंने नीट 2026 के अंदर बहुत ही अच्छी रैंक हासिल की, एक 577 और 570। हमने इनवाइट किया दोनों को लंच पर और आज हम बात करने वाले इनकी जर्नी के बारे में कि कैसे आखिर इन्होंने अपने ड्रॉप ईयर के अंदर अपनी प्रिपरेशन को शेप किया, आज वो इतनी अच्छी रैंक पर पहुंचे। तो आशुतोष, पुष्पेंद्र, वेलकम। कैसे हो आप सब? कैसा लग रहा है आपको? अच्छा ही लग रहा है। सही है। तो क्या प्लान है आगे के, कहाँ जाने वाले हैं हम लोग? अभी तो एम्स जोधपुर या एम्स ऋषिकेश का प्लान है। एम्स जोधपुर और एम्स ऋषिकेश में से कोई एक। चलिए, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। तो अभी हम आगे की नहीं, हम बात करेंगे आपकी प्रीवियस जर्नी की, जो पिछले इस साल आप लोगों ने पूरी कंप्लीट की है। कैसे आप लोगों ने अपने प्रिपरेशन को स्टार्ट किया, क्या क्या चीजें आपने की, और उसी से शायद कई स्टूडेंट्स को ये सीखने को मिलेगा कि अगर वो ड्रॉप ईयर में है तो उन लोगों को किन किन चीजों के ऊपर ध्यान देना चाहिए कि वो भी अपने सिलेक्शन को इंश्योर कर सके इन दोनों के साथ। आशुतोष, आपसे शुरू करते हैं। आपका लास्ट ईयर में क्या स्कोर था और क्या रैंक थी, और इस ईयर क्या स्कोर रहा और क्या रैंक आई? लास्ट ईयर जो मैंने अटेम्प्ट दिया था, फर्स्ट अटेम्प्ट, उसमें मेरा 540 स्कोर था और अराउंड 17,000 की लगभग मेरी रैंक थी। इस साल अभी 668 का स्कोर है और 577 रैंक है। 570 आपकी रैंक? 577 आपकी रैंक। तो मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि जब आपने पहली बार सोचा था कि मैं ड्रॉप लूंगा इस बार, तो रीजन क्या था उसका? रीज़न यही था कि अपने पढ़ रखा है, लेकिन जिस लेवल की अपन ने तैयारी की और जिस हिसाब से मेहनत की उस हिसाब से अपने को मार्क्स नहीं आए या उस हिसाब की रैंक नहीं है, तो इतना किया है, थोड़ा और एफर्ट डाल के एक बार एक अटेम्प्ट और दे के देख लेते हैं। तो जब फर्स्ट अटेम्प्ट में आपने सोचा था कि मेरे इतने मार्क्स आएंगे, तो क्या एक टारगेट रखा था आपने? पहले तो यानी उम्मीद थी कि टेस्ट वगैरह में 650 के अराउंड मार्क्स आ रहे थे, तो मेरे को लग रहा था कि जैसे नीट में भी अराउंड 650 प्लस तो आएगा ही। लेकिन जैसे कि पिछले साल का पेपर काफ़ी हार्ड था तो उसमें यानी स्कोर काफ़ी कम हो गया था। देन मैंने सोचा कि अब उसी हिसाब की एक बार वापस तैयारी करते हैं इसी के हिसाब से, एंड नेक्स्ट ईयर एक अच्छा सा रिजल्ट बनाते हैं, स्कोर क्रिएट करेंगे। और पुष्पेंद्र, आपसे मैं बात करना चाहूंगा, आपका लास्ट ईयर क्या स्कोर था और इस बार क्या स्कोर है? लास्ट ईयर क्या रैंक थी और इस बार क्या रैंक? मेरा लास्ट ईयर 464 स्कोर था और रैंक 464 और रैंक थी 96,000 के आसपास थी। 96,000 96,000। और इस साल है 570वीं रैंक है, ऑल इंडिया रैंक, और 669 नंबर 570 आपके ऑल इंडिया रैंक है और 669 आपके मार्क्स। तो सेम सवाल आपसे भी है। जब आपने सोचा, जब एग्जाम देकर आए, मार्क्स आए, रैंक आई 96,000, तो दिमाग में क्या चल रहा था? कितने दिन आपको लगे सोच के डिसाइड करने में कि मेरे को ड्रॉप लेना ही? 1 महीना लग गया था। 1 महीना? 1 महीना। तो 1 महीने तक क्या क्या सोच रहे थे आप? यही कि मैं सोच रहा था कि कुछ ये दूसरा ले सवाल लो। मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ कि जैसे बहुत सारे बच्चे हैं जो डिसाइड नहीं कर पाते कि उनको ड्रॉप लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, लूँ तो क्या करूँ, नहीं लूँ तो क्या करूँ। लेना था कि इतनी तैयारी की थी, 2 साल पीछे एक की थी तैयारी, तो छोड़ने का तो मन तो था ही नहीं। एक ट्राई और कर लेते, घर वाला भी बोल रहे थे एक बार और कर ले, हो जाएगा। और पर वो 1 महीने का टाइम कैसे निकला उसमें ये सोच, मतलब मेरे क्या, मेन तो 25 वाले ने किया, फिजिक्स छूट गई थी, ओमर फील करनी कर तो लिए थे, मैं 100 नंबर की फिजिक्स की थी। तो घर वाले भी यही बोल रहे थे कि तू एक बार ट्राई कर ले, हो जाएगा, श्योर है। वही घर वाले मनाते रहे, मेरे घर वालों ने बोल दिया कि तू ले ले ड्रॉप। शुरू में आपको लग रहा होगा कि यार लूं या नहीं लूं, 1 साल पहले दे चुका हूं, दे चुका था, एक और साल ड्रॉप, सेकंड ड्रॉप लेना पड़ेगा, ये सेकंड ड्रॉप था मेरा, वो फायदा होगा या नहीं होगा, वो कुछ इंटरनल कंफ्यूजन। महीना लग गया था। तो फिर जब जर्नी स्टार्ट हुई, जनरली ऐसा होता है कि हम डिसाइड करते हैं कि मेरे को ड्रॉप लेना है, तैयारी करते हैं, तो मोस्ट ऑफ स्टूडेंट क्या करते हैं कि वही वापस से उसी लूप में फंस जाते हैं। लेक्चर लेना,
क्वेश्चन सॉल्व करना, शुरू का जो मोटिवेशन होता है वो बहुत तगड़ा चलता है ना। 12-15 घंटे रोज की स्टडी निकल रही है, लेकिन जैसे जैसे 1 महीना 1.5 महीना निकलता है, फिर पहला टेस्ट होता है, फिर वहां पर अगर कुछ भी डाउन हुआ तो मोटिवेशन डाउन होता है। तो आपके साथ ऐसा कुछ हुआ? हाँ, यानी होता है, क्योंकि जैसे अपन जर्नी स्टार्ट करते हैं नीट की प्रिपरेशन, तो स्टार्टिंग में बेसिक से चैप्टर होते हैं हर सब्जेक्ट में। जैसे फिजिक्स में यूनिट डायमेंशन, वो भी थ्योरेटिकल होता है, और एक ये भी होता है कि अपन ने ड्रॉप लिया है तो वो मोटिवेशन अलग होता है। तो काफ़ी पढ़ते हैं, 1-2 टेस्ट में नंबर भी आते हैं, लेकिन जैसे ही काइनेमेटिक्स आता है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, तीनों में हार्ड टॉपिक्स स्टार्ट होते हैं, एकदम से एक टाइम आता है कि स्कोर एक बार कम होता है। तो बहुत से लोग तो वहीं पे ये हो जाता है कि नहीं, इस बार भी नहीं होगा, और वो एक बार के लिए जर्नी स्टॉप कर देते हैं। फिर उनको याद आता है जब दिसंबर आता है और कि अब एग्जाम आ गई, नोटिफिकेशन आता है कि अब एग्जाम आ गई, तब वापस शुरू करते हैं। मेन मिस्टेक वही होती है कि अगर लास्ट ईयर 500 नंबर बन रहे थे तो 3-4 महीने पढ़ पाते हैं, उससे लगभग 550। इसी तरह लगभग 3 ड्रॉप लग जाते हैं लोगों को। लेकिन वही मिस्टेक नहीं करनी चाहिए कि अभी एग्जाम लेट अपना पढ़ा हुआ है, ये सोच के 3-4 महीने का गैप नहीं देना चाहिए। इसलिए आपने जब शुरू किया, आपके अराउंड 540 मार्क्स थे, तो आपने क्या सोचा, मतलब कैसे आपने प्लान किया अपनी जर्नी को कि यार मेरे 540 मार्क्स तो हैं, मुझे अब अच्छा कॉलेज लेने के लिए 100-150 मार्क्स अपने और बढ़ाने, क्या सोच के कैसे आपने इसको प्लान किया कि मैं 150 मार्क्स कैसे लेकर आऊँ? जैसे शुरू में ये था कि अपन ने पढ़ तो सब कुछ रखा है, लेकिन थोड़ी जैसे यानी एग्जाम के टाइम पे जो थोड़ा वो होता है ना कि स्ट्रेस वगैरह के कारण नहीं हुआ, थोड़ा सा कि पेपर हार्ड तो एक्यूरेशन नहीं आ पाई। यही सोच के कि अपन को पढ़ा हुआ है तो लेक्चर्स वगैरह में टाइम नहीं लगेगा, एक बार मेन चीज़ है प्रैक्टिस और अपने पे काम करना, खुद पे काम करने की ज़रूरत थी। उसी के लिए मैंने मेनली फोकस किया एनालिसिस पर और टेस्ट वगैरह पे। और उसी दौरान यानी मैंने जैसे इंस्टाग्राम वगैरह भी थोड़ा बहुत चलाता था मैं, तो यानी अरियान वगैरह के जो चार्ट्स वगैरह हैं, इन ग्राफ्स वगैरह, इनको देखा है। मेरे को वो चीज़ मिली कि जो चीज़ मैं सोच रहा हूँ ना कि ये अपने अंदर कमियां हैं, मेरे अपना स्कोर और अपनी सिचुएशन डालने पे मेरे को सेम चीज़ें वहाँ से मिली। कहीं ना कहीं मेरे को यानी वो प्रूफ मिला कि मैं जो सोच रहा हूँ वो सेम चीज़ है। मतलब एक ऐसा नहीं है सिर्फ AI बेस्ड चीज़ है, काफ़ी अच्छा यानी वो एक्सपीरियंस लगा हुआ होगा। तो मेरे हिसाब से आपको अरियान शुरू में तो नहीं मिली होगी? शुरू में तो नहीं था। जर्नी जब आपने शुरू की थी आपने अपना भी कुछ पेपर पे एनालिसिस किया होगा ना, अरे मेरे ये चैप्टर वीक है, या जैसे आपने जैसे होता है ना बच्चे का ही होता है कि यार मेरे को ना केमिस्ट्री के अंदर काइनेटिक्स आता है, मेरा इलेक्ट्रो वीक है, बॉन्डिंग आती है, कोऑर्डिनेशन आता है, P ब्लॉक D ब्लॉक में फंसता हूँ। वैसे एक लिस्ट बनाई होगी आप? हाँ, ऐसा कुछ बनाया था कि मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था। एक जो मेरा का यानी 100% एक्यूरेसी है, यानी ओनली प्रैक्टिस करना है। एक जिसमें पढ़ा हुआ है लेकिन क्वेश्चंस नहीं बन रहे, यानी रिवाइज करना जरूरी है। और कुछ टॉपिक्स ऐसे थे 5 से 10% के, जिन्होंने मेरे को लास्ट ईयर मैंने छोड़ दिया था कि इनको छोड़ देता हूँ, क्वेश्चंस कम आते हैं। तो 3 कैटेगरी में डिवाइड करके मैंने शुरू किया था काम। आपने कुछ ऐसा एनालिसिस किया था? क्योंकि जब आपके 464 मार्क्स थे, रैंक बहुत पीछे थी, ऑल्दो कारण ये था कि आप OMR सही से नहीं भर पाए, तो आपको ये पता था कि मेरे को इतना कुछ तो आता है, मेरी एक गलती ये थी कि मैं OMR ठीक से नहीं भर पाया। लेकिन फिर भी अभी भी हम अगर ऑनेस्टली 100 मार्क्स और आ जाते तो भी आप 564 पे होते, तो भी आपके पास करीबन आप समझ सकते हो 140 मार्क्स 160 मार्क्स का गैप तो था ही था। तो आपने कुछ प्लान किया था ऐसा कि यार मैं अब ऐसे अपनी जर्नी को लेकर चलूँगा, इन चीज़ों के ऊपर काम करूँगा, ये चैप्टर जिनके ऊपर मेरे को सबसे ज़्यादा काम करना है, ऐसा कुछ बनाया था? मेरा ऐसा था कि मतलब फिजिक्स पता है मेरे को, पूरी तो है नहीं, वो तो मेरे को भी पता है। तो मेरे पीछे हीट, फ्लूइड, ये वाले थे टॉपिक, तो ये कि हर कोचिंग में ये सबसे लास्ट में पढ़ाए जाते हैं, और लास्ट में आते आते हो जाता है प्रेशर कि आदमी भी थक जाता है, और कोचिंगों में तो स्पीड भी बढ़ जाती है। दीपावली के बाद तो स्पीड बढ़ ही जाती है, और इस मतलब इन चैप्टर्स की मतलब क्वेश्चन वगैरह इतना मतलब नहीं कर पाते अब। तो ये मेरे मतलब ये ड्रॉप लिया था, मैंने यही सोचा था कि पहले मैं इनको मतलब ये जो पीछे जो वीक टॉपिक है मेरा यही था, फ्लूइड, हीट वगैरह, तो मैं इनको पहले करना है। ये डिसाइड कर लिया, ड्रॉप करना है, पढ़ाई शुरू हो गई, तैयारी शुरू हो गई है। लेकिन सबसे बड़ा स्ट्रगल आता है जब टेस्ट शुरू होते हैं, और टेस्ट में मार्क्स कभी ऊपर जाते हैं कभी नीचे आते हैं, और मुझे शायद बताने की जरूरत नहीं कि टेस्ट का एनालिसिस सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। आप टेस्ट का एनालिसिस कैसे करते थे अपने टेस्ट का? यानी ऐसे था कि जैसे 3 घंटे का टेस्ट दिया, देन टेस्ट से आके एक बार तो अपन नॉर्मल मैच कर ही लेते हैं आंसर की, कि जैसे कुछ भी मान लो जैसे 660 स्कोर हो रहा है, देन मैं टेस्ट का यानी एनालिसिस करता था कि जैसे कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो अपन से उस टाइम बने नहीं थे, कुछ में सिली मिस्टेक्स हो गई,
कुछ ऐसे भी क्वेश्चंस होते हैं जो सही है, अपने मार्क्स में आ रहे हैं, लेकिन अपन ने वहाँ पे तुक्का मारा था, या फिर यानी वो क्वेश्चन अपने को आता नहीं है ओरिजिनली, लेकिन गलती से सही हो गया। तो ऐसे मैं 3-4 पार्ट्स में डिवाइड करता था, और ऐसे क्वेश्चंस जो काफ़ी इंपॉर्टेंट थे या मैंने मिस्टेक्स किए, उनको मैं कट करके एक अलग से नोटबुक में बनाता था, यानी उनको पेस्ट कर लेता था, और वहाँ पे उसके साइड में सॉल्यूशंस लिख देता था, और उसमें क्या गलती हुई वो लिख देता था। मतलब बेसिकली पेपर को कट कर देते उस क्वेश्चन के पार्ट को, उसको और कॉपी में उसको चिपका paste कर देते देता साइड में उसका सॉल्यूशन लिख लेते। हाँ, जिससे क्या, जैसे नेक्स्ट टेस्ट देना है अगले संडे को, देन मैं उसको पहले देख के जाता था कि ये मेरी गलतियाँ हुई थी, ताकि सेम गलती रिपीट ना हो, ताकि यानी ऐसे करेंगे तो यानी ईयर लॉन्ग जर्नी में लगभग ऑलमोस्ट सभी गलतियाँ मैक्सिमम कम हो सकती हैं, पकड़ में आ जाएंगी। अगर लिखते नहीं है, याद रहते हैं, तो यानी 10 दिन बाद टेस्ट देंगे तब तक भूल जाते हैं कि क्या गलती हुई थी, सेम मिस्टेक्स रिपीट होती हैं। उसके लिए सिली मिस्टेक्स को कम करने के लिए मैं मेनली यही चीज़ करता था। इसमें कितना टाइम लगता था आपको एक पेपर को एनालाइज करने में? टाइम लग जाता था कि पहले एक बार देखो कैसे क्या हो रहा है, देन उसको भी चेक करो, मार्क्स वगैरह काउंट करो, देन पेपर कट करो, उसको पेस्ट करो, उसका सॉल्यूशन लिखो। यानी वो एक वही हो गया ना कि पहले की तरह मैनुअल वर्क हो गया। 3 से 4 घंटे इसके अंदर 3 से 4 घंटे। आई होप सभी स्टूडेंट्स को इतना टाइम लगता ही होगा एक पेपर को एनालाइज करने के लिए, लेकिन अभी आपको आगे जानने को मिलेगा कि कैसे इन्होंने अपना टाइम सेव किया। लेकिन उससे पहले मैं पुष्पेंद्र से पूछना चाहूंगा कि आप अपने पेपर का एनालिसिस कैसे करते हैं? मैं तो इतना कुछ खास करता नहीं था। क्यों? ऐसे मतलब करता था, इतना कुछ नोटबुक वगैरह अलग से नहीं बना रखे। बट फिर भी आप देखते तो होंगे यार मेरे हाँ, मार्क्स कहाँ गए? वो देखता था। बस उसको लिखते नहीं थे, डॉक्यूमेंट नहीं करते थे। नहीं, वो मेरे जो नोटबुक जो जिस पढ़ता था ना, उसमें चिपको, जैसे कि इस चैप्टर का है, जो मेरे को क्वेश्चन नहीं बना, या तो ऊपर जो होता है वो खाली रखता था मैं, और जो चैप्टर स्टार्ट होने से 2 पेज पहले छोड़ता था और खत्म होने को 2 बाद में छोड़ता था। अच्छा, और तो उसमें जो अपनी गलतियां वो लिख लेता था, चैप्टर के वाइज में गलतियां रिवाइज हो जाती थी। और फिर उन गलतियों पे काम कैसे करते थे, मतलब उनको इम्प्रूव कैसे करते थे आप? वही जो, जैसे कि इस संडे को ये वाला चैप्टर आने वाले, उस चैप्टर पढ़ता उसी टाइम, वो गलतियां थी उन्हें भी एक बार दोहरा मतलब देख लेता था क्या क्या गलतियां कर रखी है। मतलब जो पहले गलतियां की है अगले टेस्ट में जाने से पहले उनको आप देख लेता, चैप्टर स्टार्ट होने से पहले लिख लेता तो था। गलती इंप्रूव करने के लिए आप सिर्फ लेक्चर देखते थे, नोट्स पढ़ते थे, या क्वेश्चन भी करते थे? क्वेश्चन करते थे, मतलब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या होता था उसका? क्वेश्चन सॉल्व करना, क्योंकि जब तक अपन क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे तब तक अपन अपनी गलती को इंप्रूव नहीं कर पाते। सही है। तो अब हम इस मुद्दे पर आते हैं। बात हमारी जो ये है वो ये है इंपॉर्टेंट कि जैसे आप अपना एनालिसिस करते थे, आप अपना एनालिसिस करते थे, आप अपने एनालिसिस को डॉक्यूमेंट करते थे, उसमें टाइम लगता था। आप अपने एनालिसिस को डॉक्यूमेंट नहीं करते। तो जब आपके जीवन में अभियान आया, हमारा ऐप आया, उससे क्या बदलाव आया सबसे पहले आपके एनालिसिस के अंदर? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आपके एनालिसिस में बहुत सारी हेल्प हमारी ऐप ने आपको की हुई। हाँ, यानी वही एक चीज़ है ना कि एक मैनुअल और ऑटोमेटिक का सिस्टम हो गया ना, कि पहले मैं खुद काट के चिपकाता था, फिर उसको देखता था, काउंट करना, सिली मिस्टेक्स हैं या गलती हैं। वो चीज़ें एक है कि डायरेक्ट सबमिट करो, वो सब एक चार्ट के फॉर्म में अपने पास आ रहा है, क्वेश्चंस उनका सॉल्यूशन आ रहा है अपने को, यानी पेज पलट के देखने का वो सब टाइम वेस्ट नहीं होता है। कि जो 3 घंटे में जो काम हो रहा था वो आधे 1 घंटे में अपने प्रॉपर एनालिसिस एंड देन अपना प्रॉपर जो स्टडी प्लान है उस पर जा सकते हैं। मतलब एक अलग से टाइम देने की जरूरत नहीं है इस चीज़ में। सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये थी कि वो आपका 3-4 घंटे का टाइम बचा रहा है। हाँ, ऑलमोस्ट आज आप नॉर्मल चैट जीपीटी को कुछ बोल दो, 10 सेकंड के अंदर आपको निकाल के देता है। हाँ, वही चीज की अपने वो कुछ क्वेश्चन है वो डाला, हाथों हाथ मिल गया। एक दूसरी चीज अपन पेज पलट रहे हैं कहाँ पे लिखा हुआ है, वही चीज होती है। और आपने कैसे यूज किया, कैसे आपको मिली अभियान की ऐप? कोई नहीं, मैं वही स्टार्टिंग मतलब कि मैं सर्व बेसिक मैथ वगैरह वो चल रहा था, मेरे फ्लूइड वगैरह वो टॉपिक करने थे। तो ये वीक था ही, तो एक शॉर्ट चला रहा था, तब बीच में आया कि भाई नीट के मार्क्स डालो और अपना प्रॉपर एनालिसिस देख लो। थोड़ा डाउट में तो था ही मैं देख ही लेते, चल ही रहा है तो क्या जा रहा है क्या जा देखने में, तो देख ले, मतलब मार्क्स डाले तो उसने बताया स्पीड और मतलब टेम्परामेंट, ये आपके लिए मतलब इसकी ये दोनों ये चीज कमी है, ये मेरे को लगा है बात तो सही है, ये दोनों में कमी तो है। तो मैं आगे और चलते आगे गया, आगे नेक्स्ट गया तो वहाँ कोई मतलब ग्राफ चार्ट वगैरह आए थे कि भाई ये वाला टॉपिक है, इतना इंपॉर्टेंट है और ये इतने मार्क्स बढ़ सकते हैं, ये वाला टॉपिक तैयार कर लो आप। गोल्ड माइन चैप्टर। हाँ, गोल्ड माइन चैप्टर। ये होता है कि अगर आप ये चैप्टर करोगे तो इतने मार्क्स आपके बढ़ने ही बढ़ने, क्योंकि सबसे ज्यादा क्वेश्चंस यहाँ से पूछे। और बात भी सही है कि मैं अपन पीवाई की देखते आते कि यहाँ इस टॉपिक से आते जाता है, तो मैं भी और इसके आगे गया तो वहाँ पे आपको एक और चीज ने बहुत फायदा दिया होगा मेरे हिसाब से। उसमें ना नीचे एक चैप्टर आते हैं जो वो चैप्टर होता है जो बड़े आसान होते हैं, आपको आते हैं। जैसे इन्होंने बात की थी यूनिट डायमेंशन, लॉज ऑफ मोशन, वो आसान है ना, इधर एटॉमिक स्ट्रक्चर, मोल कंसेप्ट हो गया, तो पीरियडिक टेबल हो गया, जो आते हैं लेकिन फिर उनको घिसते रहते हैं।
हाँ यानी वो है ना कि एक कॉन्फिडेंस बनाने के लिए और कि पढ़ रहा हूँ किसी चीज खुद को संतुष्टि देने के लिए लगे रहते हैं उन चीजों में। लेकिन वहां से ये पता लगता है कि यार मुझे इनको इतनी करने की करने की जरूरत जरूरत नहीं है, है नहीं। वो जो पीछे इधर वाले चैप्टर है उनको ज्यादा करने की जरूरत है। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। तो ओवरऑल सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है ना कि जैसे आप डॉक्यूमेंट नहीं करते थे, लेकिन ऐप ने आपके लिए चीजों को अपने आप डॉक्यूमेंट करना शुरू कर दिया। अच्छा, टेस्ट के मार्क्स की इंप्रूवमेंट की अगर बात करें तो टेस्ट में जब आपने एनालिसिस किया, एनालिसिस करने के बाद आपको पता लगे कि मेरे इस चैप्टर के अंदर ये टॉपिक्स वीक है, फिर उसके बाद क्या, उसके ऊपर आपने काम कैसे किया? उसमें जैसे ही एक चैप्टर होता है उसमें भी सब टॉपिक्स होते हैं। तो कोई भी चैप्टर मान लो एटॉमिक स्ट्रक्चर मानते हैं तो उसमें भी क्वांटम नंबर, बोर मॉडल, मॉडल्स वगैरह हर चैप्टर के 5 से टॉपिक्स होते हैं। तो एक अगर अपन टेस्ट दे रहे हैं तो उसको ये भी पता चल जाता है ना कि कौन से टॉपिक से अपनी मिस्टेक्स हो रही हैं, थ्योरेटिकल मिस्टेक्स हो रही है, न्यूमेरिकल हो रहा है या कैलकुलेशन मिस्टेक्स हो रही है। तो फिर उसी चीज़ पे काम करो ना जो आपकी कमियां हैं। यानी हर जगह यानी एक तो 5 घंटे में अपन वही काम कर रहे हैं और एक है कि 2-3 घंटे में उस काम को कर लिया, तो टाइम बचा के अपन उन चैप्टर्स को दे सकते हैं जो अपने वीक हैं या पढ़े नहीं है लास्ट ईयर। तो इसके लिए काफ़ी हेल्पफुल होता है। चलो, तो एनालिसिस की बात हो गई, लेकिन एनालिसिस के बाद सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है अपनी गलतियों के ऊपर काम करना, उसको इम्प्रूव करना। तो उसके लिए आपको क्या लगा, आप एक बार ये काम मैन्युअली करो अगर और टेक्नोलॉजी के साथ करो, कहाँ आपको ज़्यादा फायदा होगा? देखो मेन चीज़ तो यही होती है कि जैसे ड्रॉप लेता है ना कोई भी बच्चा उसके एक तो टाइम वाली काफ़ी दिक्कत होती है क्योंकि 11th एंड 12th दोनों एक साल में मैनेज करना है, फिर पढ़ रिवाइज भी करना है, दैन क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करना है लास्ट टाइम। तो एक सबसे बड़ा फ़ायदा तो यही होता है कि जहाँ तुम्हें 3 घंटे लगने चाहिए थे वहाँ तुम आधे घंटे में कर पा रहे हो, तो टाइम बच रहा है। दूसरी चीज़ की अगर अपने पास है एक रोड मैप है बेसिक सा कि क्या करना है क्या नहीं करना है, कहाँ पे फोकस करना है कहाँ पे नहीं करना है, तो अपन काम भी उस हिसाब से अच्छे से कर पा रहे हैं। वही होता है अगर आप 1000 चीज़ों पे एक साथ काम करना चाहो तो नहीं कर पाओगे, अपन 10 टॉपिक्स को एक साथ कवर नहीं कर पाएंगे। लेकिन अपने पास हो कि ये टॉपिक्स हैं और अपन 10 टॉपिक्स को 5-6 दिन में डिवाइड करें, देन अपन अच्छे से कर पाएंगे। एक रोड मैप रहेगा कि इस टाइम मेरे को ये करना है, इस टाइम ये करना है, वो चीज़ काफ़ी हेल्पफुल होती है। एक डिज़ाइंड मैप पे काम करे तब वैसे यानी वो होता है ना कि हवा में गोलियां मारना अच्छी बात नहीं होती। मुझे भी ऐसा लगता है ना कि जैसे मान लो आपका टॉपिक तो है, अब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करने बैठोगे, लेकिन होता क्या है ना, जैसे मैंने भी इतने साल पढ़ाया है बच्चों को, मैंने उनके साथ देखा है कि किसी को बोलते ना कि यार तो आज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन पे 15 क्वेश्चन करके आया ना, तो आगे बच्चों कल किए सर मिले ही नहीं। हाँ एक चीज़ ये होती है या कम किस्म मिलते हैं, है ना, सबसे बड़ा चैलेंज ये होता है। अब ठीक है बहुत सारी किताबें, बहुत सारा मटेरियल है, लेकिन टॉपिक वाइज नहीं होता है। अब आप कितनी किताबें खरीद लोगे और कितना मटेरियल खरीद लोगे, ढूंढना पड़ता है उसमें। तो वहाँ पर आपको कैसे हेल्प मिली? वही है कि अगर अपन बुक्स वगैरह पे आप बोल रहे हो क्वेश्चंस तो मिल जाएंगे फर्स्ट ऑर्डर के, अपन 10 बुक्स खरीदेंगे उनमें, लेकिन वो एक हेडेक सा होता है कि उनमें ढूंढ क्वेश्चंस कर रहे हैं, देन 10 किताबों से कर रहे हैं, तो फिर ये अपने अंदर से ये होती है कि किसी एक टॉपिक में नहीं किया तो कि ये एक किताब रह गई, चाहे नो कर लो फिर भी, तो कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस कम होता है। लेकिन जैसे अपना प्लेटफॉर्म पे ये है कि एक टॉपिक डाला अपन ने, ये टॉपिक वीक है मानो, जैसे आपने बताया फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है डाला, देन उसके 20 क्वेश्चन आ गए लेवल वाइज कि नॉर्मल हो गया, देन थोड़ा कंसेप्चुअल हो गया, देन थोड़ा सा अच्छे लेवल का हो गया, क्योंकि पेपर का भी फिक्स नहीं होता है कि इजी आएगा कैसे आएगा, अनप्रेडिक्टेबल होता है। तो इस हिसाब से अगर अपने पास पर्टिकुलर टॉपिक का है, क्योंकि एक दिन में अब कोई चैप्टर तो पढ़ता नहीं है पूरा, होता है जैसे फर्स्ट ऑर्डर हो गया एक दिन में, तो डेली की डेली अगर प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो कंसेप्ट अच्छे से स्टोर भी होता है। तो जो आज पढ़ा उसके 5 दिन बाद क्वेश्चंस करेंगे पूरे चैप्टर के साथ, देन वो 100% अपन एक्वायर नहीं कर पाते हो, तो ये काफ़ी हेल्पफुल होता है ये चीज़। आपने जब लेवल वाइज प्रैक्टिस आपने जब ट्राई की, जब करना शुरू किया, तो आपको उसके अंदर इम्प्रूवमेंट दिखे या नहीं दिखे, और दिखे तो किस तरह से दिखे? देखो इसमें इम्प्रूवमेंट दिखे, मतलब ये था कि पहले जैसे किसी टीचर ने मेरे को बोल दिया कि आप मतलब ये टॉपिक है इसके क्वेश्चन करके आ जाओ, तो क्या है कि हमें कुछ 4-5 मटेरियल चाहिए, उसमें ढूंढने पड़ते हैं, उसमें भी क्वेश्चन ज़्यादा मिलते नहीं, लगभग 4-4, 3-3 ऐसे को मिलेंगे, और वो भी सेम टाइप के मिल जाए। हाँ वो भी सेम टाइप के। तो इसमें क्या है कि ये जो ऐप टैग है ना, इसने मतलब ये बढ़िया, मतलब एक बढ़िया सा कर रखा है, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4, तो लेवल वाइज है कि पहले नॉर्मल था, फिर से अप लेवल, तो क्या है कि इसमें एक ही टॉपिक बढ़िया सा तैयार हो जाता है, ऐसे करके मतलब बहुत सारे टॉपिक हर चैप्टर में बढ़िया हो जाते हैं। मतलब ये हो गया ना कि आपने 4 लेवल के क्वेश्चन कर लिए। हाँ जैसे अपन देख रहे हैं नीट के अंदर अभी के
कोई फिक्स ही नहीं है लेवल का। कभी हार्ड कभी ज्यादा। अभी 3 मई को पेपर आसान आया था, नॉर्मल लेवल क्वेश्चन आए, और अभी वापस वही रीनेट हुआ 20 जून को, तो फिर एकदम से सब कुछ लेवल चेंज हो गया। तो हर लेवल की अगर प्रैक्टिस हो जाती है, वो भी एक छोटे से टॉपिक के ऊपर, तो अपने को कॉन्फिडेंस आता है कि मैंने इस टॉपिक के, और वैसे भी क्या होता है ना, मैंने ऐसा देखा है हमेशा बच्चों के साथ में कि किसी का पूरा चैप्टर वीक नहीं है, कभी भी नहीं होता। आपको हर चैप्टर में चीजें आती हैं, लेकिन अगर आपके 2 3 4 टॉपिक उसमें वीक रह गए तो बच्चे मान लेते हैं कि मेरा चैप्टर ही वीक है। जैसे आपने बोला था मेरी फिजिक्स वीक है, भाई जिसके जो 100 मार्क्स की ओएमआर छोड़ के आया है उसकी फिजिक्स वीक नहीं हो सकती, लेकिन वो आपका परसेप्शन था कि मेरी फिजिक्स वीक है। होता क्या है, फिजिक्स में आपके कुछ चैप्टर वीक थे, कुछ टॉपिक्स वीक थे, जो आपने टेक के सहारे से सही किए अपने, और आपने परफॉर्म करके दिखा दिया, और इतना बड़ा आपने जंप लिया, 464 मार्क्स या 669 मार्क्स पर आप आए। आपकी रैंक का जंप तो अमेजिंग है, मतलब 96,000 से 570 रैंक पर आना तो मतलब मजाक नहीं होता है। तो ऑब्वियसली आपने बहुत ज़्यादा मेहनत की है। और हाँ, बिल्कुल ये सही बात है कि आज के ज़माने में जहाँ हम जी रहे हैं, हमारे साथ टेक है, वहाँ पर अगर कोई चीज़ हमारा टाइम सेव करके हमें एक्स्ट्रा टाइम दे रही है अपनी मेहनत में डालने के लिए, तो उससे बेटर कुछ भी नहीं है। चलिए, तो बहुत ही बढ़िया, बहुत मज़ा आ रहा है आप लोगों से बात करके, कैसे आपने अपनी जर्नी को मोल्ड किया, शेप किया, उसमें आपके टेक्नोलॉजी ने भी आपको हेल्प किया। लेकिन अभी बात करते हैं कुछ जनरल चीज़ों की। जब हम तैयारी कर रहे होते हैं, और स्पेशली जब हम ड्रॉपर होते हैं, तो हमारे पास ना कई तरह के प्रेशर होते हैं। आपके ऊपर कौन कौन सा प्रेशर था ऐसा? सबसे मेन प्रेशर तो यही होता है कि लास्ट ईयर, जैसे जो 12th का बच्चा होता है उसको तो पता है पहली बार एग्ज़ाम देगा, देन वो ऐसे होता है कि जाता है अपना दे के आ जाता है। लेकिन जो एक ड्रॉप ले लेता है ना, उसको एक ट्रॉमा याद रहता है लास्ट ईयर का, एक वो भी चीज़ होती है, उसके लिए भी मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं हो पाते हैं लोग। एंड एक वो टैग लग जाता है ना ड्रॉपर है, एक वो अलग से स्ट्रेस होता है। यही चीज़ें होती हैं। सोशल प्रेशर प्रेशर ज़्यादा होता है। फैमिली का कोई प्रेशर रहा कभी? फैमिली प्रेशर तो नहीं रहा, फैमिली से तो मस्ती रहे हमेशा। आपके फादर क्या करते हैं? फादर यानी सॉफ्टवेयर वगैरह में ही है। तो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री के अंदर है। बढ़िया। तो आपको तो टेक्नोलॉजी का मतलब पहले से है, उसमें है। हाँ, यानी थोड़ा थोड़ा घर के अंदर माहौल रहता है सब टेक्निक टाइप का? इतना तो कुछ खास नहीं है। आपको क्या लगा, क्या प्रेशर रहा आपके लिए? प्रेशर तो वही था कि टाइम लग रहा है, एक ड्रॉप ले लिया था, तो टाइम जा रहा है, ये प्रेशर था थोड़ा। फिर कैसे आपने उसको ओवरकम किया? करना तो यही था, मन तो यही था पूरा, तो इसमें ही लगे रहे। फैमिली प्रेशर? फैमिली प्रेशर तो कुछ नहीं था। आपके फादर क्या करते हैं? टी स्टॉल है। अच्छा, तो उन्होंने कभी आपको ऐसा नहीं कहा कि यार हो गया, अब तू मेरे साथ नहीं। काम करे, कुछ और काम करे, कुछ और तैयारी? पापा को यही था कि तू डॉक्टर बन, तेरे को बनना ही है। कुछ कहते थे वो आपसे, आपको मोटिवेट करने? फोन पे बात करता हर दिन, मतलब मोटिवेट के लिए यही बात थी। जैसे कि एक दिन पापा ने बोला था कि छोड़ना तो है ही नहीं, हमें कुछ भी हो जाए। अगर बकरी, एक बीच में आईएएस बना था वो, जो बकरी चराते थे, बकरी चराता था। तो बकरी चराते वो आईएएस बन गया था, हम उनसे तो कम थोड़ी है। सही है। आगे और पापा ये भी एग्जांपल देते थे कि भाई मैंने भी बहुत जगह के, पापा भी बोलते कि भाई मैंने भी बहुत जगह कर लिए, कई टी स्टॉल के, कई दुकान खोली, कई चली कहीं नहीं चली, अब लास्ट आके ये हार नहीं मानी, तू भी कभी हार मत मानना। ये बात मतलब बहुत बड़ी बात मेरे को गूज़बम्प आ रहे हैं सुन के कि बहुत सही बात है कि आप जब तक ट्राई नहीं करोगे ना, तब तक, अगर आपने ट्राई नहीं किया तो सक्सेसफुल हो ही नहीं सकते। ट्राई करके आप फेल हो गए, लेकिन अगर आपने ट्राई करना बंद नहीं किया ना, तो आप एक दिन सक्सेसफुल जरूर होगे। यहाँ नहीं तो वहाँ, और वहाँ नहीं तो कहीं। बहुत बढ़िया, आपके पापा ने आपको इमोशनल सपोर्ट दिया इस चीज़ के लिए। मेरे हिसाब से जब आपने ड्रॉप लेने का डिसीजन लिया था, शायद वो भी आपकी फैमिली की तरफ से ज़्यादा प्रेशर था आपके ऊपर, क्योंकि उनको कॉन्फिडेंस था। हाँ, तू कर लेगा, ओएमआर में गलती हो गई इस बार, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन तू इस बार कर। और तो ये आपका डिसीजन था या फैमिली तरफ से भी उतना ही इक्वल वो था? नहीं, उनकी तरफ से भी था। और वो मेन तो कि तुम्हारा मन है वो कर तू, कि तेरे को मतलब अच्छा लगे। उनको इतना पता है नहीं, पापा जी 5वीं पढ़े हुए और मम्मी भी 10वीं 12वीं कर मतलब ओपन कर रखी है, तो वो लगे तेरे को बढ़ना जरूर है, कर तू, हम साथ ही, पैसे की सोचना मत, तो कर सिर्फ। तो मैं कैसे भी अरेंज करेंगे। कि हमारे यहाँ के सभी मतलब 8वीं 10वीं 12वीं करके मतलब कि जॉब के लिए चले जाते हैं बाहर। जैसे हमारे के विजयवाड़ा टी स्टॉल है आंध्र प्रदेश में, तो सब, तो मेरे को पहले स्टार्टिंग में छोटा था, तब ये लगता है कि वहाँ जाएंगे, फिर घर वाले बोले उधर कुछ नहीं है, पढ़ ले। तो एक अपने आसपास के लोग सब जाते होंगे। तो हमारे केसोना में मतलब कि ये क्लियर, मेरे गांव में मतलब क्लियर पहले मैंने किया नीट। अरे वाह, पहले डॉक्टर हो आप अपने। हाँ। बहुत बहुत बधाई हो यार आपको, ये बहुत ही अच्छी बात है। और देखो होता है ऐसा, कई बार हमारे आसपास का एनवायरनमेंट होता है ना, हमको डाइवर्ट करने की कोशिश। हाँ, तो उस मतलब माहौल से बाहर आया, मतलब पापा ने बहुत कि तू कर, बस अपने घर से पहले निकल, फिर लास्ट में मतलब बाद में लाइन लग जाएगी। अभी बहुत सारे बच्चे तैयारी कर रहे हैं हमारे गाँव से भी।
चलो ये तो बहुत बढ़िया, बहुत सारे लोगों को आपने इंस्पायर किया और यही इस पॉडकास्ट का, इस कन्वर्जेशन का मोटिव है कि आपको देखकर लाखों नीट स्टूडेंट्स ये समझें कि तैयारी में क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं। और मेरे हिसाब से ना तैयारी मोनोटोनस नहीं होती, मतलब ऐसा नहीं होता था कि आप कितने घंटे पढ़ते थे आप? 4-5-6 घंटे। 4-5-6 घंटे, अब मेरा भी यही था 5 घंटे। 7-8 घंटे मैक्सिमम। हाँ मैक्सिमम ये हाँ, तो ऐसा नहीं है जो लोग बोलते हैं, कभी आप पढ़े हो 17 घंटे? ऐसा कुछ नहीं होता है। यानी ऐसा ज़रूर होता है कि कल अपना टेस्ट है तो आज 8-9 घंटे पढ़ लिया, कल टेस्ट दिया था आज मंडे है 3 घंटे ही पढ़ लिया। पढ़ना ज़रूर है डेली का डेली। बट हर दिन 12-15 घंटे कोई नहीं पढ़ सकते, यानी स्टार्टिंग में कई लोग पढ़ लेते हैं, फिर वो ये 1 महीना पढ़ा था 3 महीने तक अब किताब ही नहीं खोली, एवरेज आउट कर देते हैं। एवरेज आउट कर देते हैं पूरा। सही बात है, इसलिए आपको रेगुलर रहनी चाहिए। अगर आप 7-8-6 घंटे 7 घंटे पढ़ रहे हैं और बहुत मतलब एफिशिएंट स्टडी, एफिशिएंट। हाँ। कई लोग क्या होते हैं किताब खोले बैठे थे, इधर रील चल रही है इधर बुक पड़ी हुई है, वो नहीं होगा। वैसे तो चाहे 20 घंटा पढ़ो कोई मतलब ही अच्छा अच्छा, आप सोशल मीडिया आप लोग देखते थे? हाँ लास्ट टाइम, यानी ऐसा नहीं है रेगुलर देखता था, लेकिन जैसे मैं खाना खाते टाइम तारक मेहता वगैरह देखता था। Okay, वो सोशल मीडिया नहीं है। हाँ वो सोशल मीडिया नहीं है कि मैं स्टार्टिंग से देखता था। तो जैसे शाम को खाना खाता था तो यानी वैसे तो 20-25 मिनट में खाना खा लेते हैं, लेकिन मैं 40-50 मिनट तक खाता था धीरे धीरे आराम से। देखते देखते। यही था एक सोशल मीडिया, तो वैसे इंस्टा वगैरह यूज़ नहीं करता था। कितने हजार एपिसोड है तारक मेहता के? काफ़ी 4-5 हज़ार हो गए 5,000 एपिसोड्स। आप क्या करते थे? आप देखते हैं सोशल मीडिया देखते थे आप? नहीं, इंस्टा व्हाट्सएप सब कुछ बंद ही था, कुछ नहीं, सिर्फ यूट्यूब चलाता था। अच्छा, YouTube यूट्यूब में कभी तारक मेहता का शॉर्ट देख लो। एंटरटेनमेंट का साधन क्या था? हमारा तो ये था कि लास्ट में आता टेस्ट होता था, तो टेस्ट तो 4-5 दोस्त थे, सब मिलकर जूस पीने जाते थे, और बीच में मतलब एक जगह थी, पार्क था, तो वहाँ जाके बैठते थे, फिर घंटे भर में वापस आ जाते थे घर में। आपसे फिर वापस बातचीत करके हाँ, कि आज का पेपर क्या था, कैसा था, टेस्ट होने के बाद। अच्छा चलो, आपकी जर्नी के 2 मोमेंट बताओ। एक वो जब आप सबसे ज्यादा लो फील कर रहे थे, टूट जाता है ना आदमी को, और एक वो जहाँ सबसे ज्यादा मजा आया, फन। कोई फन मोमेंट आपके इस जर्नी के अंदर रहा हो, दोस्तों के साथ रहा हो, कुछ ऐसा रहा हो जिसको आप मतलब आज भी आप याद करते हो तो हंसी आती हो आपको? यही था, मतलब कि डाउन वाला तो ये था कि जो आपका ड्रॉप लेना था वो सोचने में, ये वाला डाउन वाला रहा है। और तैयारी के दौरान कभी ऐसा हो मार्क्स ड्रॉप हो गए एकदम से? हाँ, कितने नीचे, कितने लोएस्ट मार्क्स आए आपके ऐसे आए हैं इस बार, मतलब कि टेस्ट में? टेस्ट में 530-35 ऐसा कुछ एक बार उससे आया। नीचे नहीं गए? नहीं तो उनको लो मार्क्स नहीं गए, तो सही मार्क्स है। लो मार्क्स क्या होता है, एकदम से 300 पे पहुंच गए? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं। वो कभी नहीं हुआ ना आपके साथ? ठीक है, तो वो होना भी नहीं चाहिए। वो दैट मीन्स वो आपकी कंसिस्टेंसी को दिखा रहा है कि आप लगातार मेहनत कर रहे थे और आपने एक लेवल से अपने आप को नीचे कभी नहीं जाना। कोई ऐसा फन मोमेंट कभी हॉस्टल के अंदर कुछ ऐसा हुआ हो? हॉस्टल के अंदर तो हॉस्टल में रात को वैसे नहीं मतलब ऐसा गेट था- बजा के भाग रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं, मतलब ऐसा था कि लास्ट टाइम नीट के बाद रीनीट हो, उस टाइम मतलब कि छोटा वाला आया, मतलब स्क्रीन टच था पर छोटा था, साइज छोटी थी उसकी। फोन हाँ, तो वहाँ हॉस्टल में चलना नहीं देते थे। मैं क्या कीपैड वाला? हाँ, तो कीपैड यूज़ करते थे, क्योंकि हॉस्टल चेंज कर दिया था नीट के बाद, तो वो वाला यूज़ करना था। तो मैं चुपके चुपके लेके आ गया था। फिर लास्ट में आके वो आंटी जी ऊपर आए, एक बार चार्ज डाला हुआ था, तो उन्होंने देख लिया, तो उन्होंने 2000 फाइन था। 2000? हाँ, फिर मैंने बोला 2000 का तो फ़ोन ही नहीं है, आप फाइन क्या लोगे? और लास्ट बोला मैं नया फोन ले आऊंगा फाइन देने की जगह। फिर वो लास्ट टाइम तो उन्होंने बोला कि कोई नहीं, पढ़ने वाला भी रहने दे, फिर फाइन वगैरह कुछ लिया नहीं। तो उस टाइम में सभी मजाक बनी थी। पढ़ने वाला है इसलिए आपको फायदा मिल गया। सही है। आपके साथ कभी ऐसा हुआ इस जर्नी के अंदर कि कोई लो मोमेंट आया हो? लो मोमेंट ऐसा था कि एक बार मैं बीमार हो गया था और घर पे चला गया था बेसिकली, तो 10-12 दिन तक कुछ नहीं पढ़ा था, 15 दिन के लगभग हो गया था। और उसी टाइम जैसे ये होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक चैप्टर्स होते हैं, देन यानी बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होने के बाद चैप्टर्स जल्दी नहीं पढ़ते हैं क्योंकि सब कुछ कवर हो चुका होता है। रिएक्शन तो मैकेनिज्म वगैरह मैं सब जब होता है। आया, यानी घर पे गया, हेलो एल्केन शुरू हुआ था, आया तब ऑर्गेनिक खत्म होके फिजिकल चालू हो गई थी। क्योंकि 12 दिन में उन्होंने करवा दिया 2-2 दिन में। तो वही था, फिर टेस्ट दिया तो टेस्ट में स्कोर कम आया। और फिर एक ये हो गया कि पढ़ना है वो अलग, लेकिन इनकी क्वेश्चंस प्रैक्टिस रह गई, वो वाला एक काफ़ी बैकलॉग रहा था। उस बैकलॉग को कवर कैसे किया? बैकलॉग को ऐसे जैसे सिलेबस के साथ साथ मैंने एक प्लान बनाया था कि 1 घंटा 1.5 घंटा मैं उसके लिए निकालता था। तो मैंने जैसे हेलो एल्केन है, उसके में 4-5 टॉपिक्स होते हैं मैन, तो उनको एक वीक में जैसे 4 दिन में टॉपिक्स कर लेंगे, लास्ट के 2 दिन में प्रैक्टिस, ऐसे 1 महीने में लगभग पूरा, यानी करंट भी डिस्टर्ब नहीं हुआ और रिवाइज भी हो गया साथ साथ। वेरी गुड वेरी गुड। क्योंकि कई बार बच्चे क्या करते हैं बैकलॉग के चक्कर में करंट को बर्बाद को कर छोड़ देते देते हैं। हैं। देखो ये सबसे बढ़िया स्ट्रैटेजी रही इनकी। इनका बैकलॉग हुआ, देखो बीमारी को कोई नहीं रोक सकता हाँ हाँ है ना, आप कभी भी बीमार हो सकते हो। उस बीमारी में आपके जो 10-12 दिन गए
उसमें जो बैकलॉग क्रिएट हुआ तो मैंने बहुत स्मार्ट प्लान किया कि रोज का 1 घंटा 1.5 घंटा मैं बैकलॉग को दूंगा, शायद वो आप एडिशनल देते होंगे। एडिशनल और थोड़ा सा यानी जैसे क्लास में अच्छे से पढ़ लिया, देन की जो क्लास में आके पढ़ने में 4 घंटा लगता था वहाँ पे 3.5-3 घंटे में हो गया। तो एक मेन चीज़ जो मैं बोलता हूँ वो यही है कि करंट नहीं छोड़ना होता। जैसे ऑफलाइन कोचिंग्स में एक चीज़ ये होती है कि संडे को टेस्ट है, देन उसमें गुरुवार या बुधवार तक का ही सिलेबस आएगा, लास्ट के 3 दिन का नहीं है। उसमें बच्चे क्या करते हैं कि टेस्ट है तो 3 दिन का वो छोड़ देते हैं, तो फिर नेक्स्ट वीक सिर्फ उसी को कवर होता है। एंड देन ऐसे करते करते लास्ट तक ये होता है कि जैसे सिलेबस चल रहा होता है, टेस्ट में आते रहते हैं कंटिन्यूस मार्क्स, क्योंकि पढ़ रहा था वो लास्ट के 3 दिन एक ही टॉपिक को। लेकिन जब फाइनल DTS या लास्ट टेस्ट देने आते हैं अपन, तो वहाँ पे अपने को लगता है अपन तो भूल रहे हैं सब, रिवीजन नहीं हो रहा, ये चीज़ होती है। ये नहीं करना चाहिए, करंट नहीं छोड़ना कभी। बिल्कुल सही बात है। मतलब वो जो बच्चों के लिए ना टेस्ट के मार्क्स बड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, हाँ, और हाँ। उसको लाने के लिए सिर्फ अपनी ईगो को प्रूव करने के लिए कि मेरे इतने मार्क्स आ सकते हैं, वो 3 दिन पहले से तैयारी करने में लग जाते हैं, और वो 3 दिन की क्लास का सब कुछ छूट जाता है। कई बार तो होता है संडे को टेस्ट है, सैटरडे को पूरी क्लास ही गायब है, हाँ, गिनती के क्लास 5 ही लोग नहीं आ जा रहे रहे लोग। वो चीज़ नहीं करनी चाहिए। मेन जो चीज़ है वो करंट सिलेबस जो चल रहा है वो, और उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस होनी चाहिए। बैकलॉग्स के लिए अलग से टाइम निकाल लो, लेकिन 10 बैकलॉग क्लियर करने के लिए 20 करंट छोड़ रहे हो, वो एक अच्छी चीज़ नहीं होती है। कोई फन मोमेंट आपका? फन मोमेंट्स तो काफ़ी रहे, कांड वांड तो काफ़ी किए हैं। कोई कांड सुनाओ जो आप सुना सकते हो ऑनलाइन कैमरा पे। पिछले साल जैसे ये हुआ था ना कि 9 मार्च को, यानी मेरे को डेट भी याद है, चैंपियनशिप ट्रॉफी जीता था भारत, चैंपियंस ट्रॉफी। हाँ 9 मार्च को जीता था, याद है। उस दिन ये हुआ था कि हम रात को 11 बजे, जैसे 10 बजे बाद हॉस्टल से बाहर जाना अलाउड नहीं होता था, 11 बजे हमने बोला कि हमें चले जाने दो, यानी 10-11 बजे जीती थी इंडिया, उन्होंने जाने नहीं दिया। हमने ऑनलाइन वगैरह ऑर्डर कर लिया, पार्टी वगैरह तो कर ली वहाँ पे 2-3 बजे तक। देन वार्डन बार बार आके डिस्टर्ब कर रहा था, वार्डन सुबह सो गया, वार्डन को 4 बजे उठना होता था, हमने लॉक लगा के बाहर से लॉक कर दिया। तो सुबह यानी उसको जाना होता था, वो 10 बजे तक चिल्ला रहा है, कोई खोल नहीं रहा है। देन उसका फ़ोन भी हमने बाहर रख लिया। दीवारें पीट रहा है, दूसरे हॉस्टल से लोग आके खोल रहे हैं। उसके बाद क्या किया उसने बोला किसने लगाया, लोग कैमरा था नहीं, हमें नहीं पता। ये कंबल पिटाई वाला सीन हो गया। हाँ, कंबल वही डालो, चीज़ हो गई। अब कौन कौन पीट रहा है किसी को पता किसी नहीं। को पूरे हॉस्टल को तो बाहर निकाल नहीं सकते। भाई बहुत कुछ जानने और सीखने को मिला आप लोगों से, मुझे भी और साथ में स्टूडेंट्स देख रहे हैं उनको। बट फिर भी मैं आपसे एक आखिरी सवाल पूछना चाहूँगा, आप एक ड्रॉपर स्टूडेंट को क्या एडवाइस, क्या नसीहत देना चाहते हैं? मैं एक ही चीज़ बोलूँगा कि अगर अपना एक ईयर दिया है कि वापस तैयारी करनी है, इस हिसाब से करें कि जैसे एक तो गिल्ट ना हो। मेन चीज़ ये होती है गिल्ट ना हो अपने को कि अपन ने ये नहीं किया वरना अपना सिलेक्शन हो जाता। तो अच्छे से पूरे साल अगर टाइम दे रहे हो तो फिर अच्छे से यूटिलाइज़ करो उसको। दूसरा चीज़ कि अगर तैयारी कर रहे हो तो उसमें बैकलॉग्स वगैरह मत छोड़ो, कि ये होता है अपना लास्ट टाइम का पढ़ा हुआ है, देन लास्ट में पढ़ लेंगे। लास्ट के 3 महीने में करके, मेरा तो 500 स्कोर था, 100 नंबर ही बढ़ाने, लास्ट के महीने में बढ़ा लूँगा। ये चीज़ मत करो, शुरू से बेसिक से स्टार्ट करो अपना, वापस बेसिक मैथ भी वापस से पढ़ो। थर्ड चीज़ मैं ये बोलूँगा कि जो भी अपने मिस्टेक्स हैं उनको एक लिखते चलो, उससे 2-3 चीज़ों में फ़ायदा होता है। एक तो आपका स्कोर इम्प्रूवमेंट होगा कि क्या क्या गलतियाँ मैं कर रहा हूँ, क्या मेरे को नहीं करनी है। दूसरा, अगर आपके सामने आपकी गलतियाँ रहेंगी ना लिखी हुई, तो उससे आपका ये होगा कॉन्फिडेंस भी रहता है कि मेरी ये गलतियाँ हैं, मैंने ये देख लिया, ये नहीं करूँगा, तो मेरा यानी 30 नंबर कट रहा था वो तो कटेगा ही नहीं, क्योंकि मेरे पास मेरी कमियाँ हैं। खूबियाँ हैं, कमियाँ, जिसकी कमियाँ पकड़ में आ गई वो फिर कैसे हारेगा। मैं तो यही सजेस्ट करूँगा। आप क्या कहना चाहोगे आपके आने वाले जो ड्रॉपर स्टूडेंट इस साल जो ड्रॉप कर रहे हैं, क्या आप सजेशन देना चाहोगे? अगर आप ड्रॉपर हो और आपने ये गलतियाँ कर ली तो आपका सिलेक्शन पक्का नहीं होगा। कौन सी गलती? पढ़ तो लिया ही होता है, ड्रॉपर है आप तो अपने एक बार सिलेबस तो कर ही लिया होता है, तो आपको चैप्टर नहीं इस टॉपिक पे काम करना होता है कि आपको खुद को पता होना चाहिए कि अपने कौन कौन से टॉपिक वीक है और कौन कौन से चैप्टर है, चैप्टर में कौन सा टॉपिक वीक है। तो ये प्रॉपर अपने पास लिखा हुआ होना चाहिए और उन पर मतलब ज़्यादा ही फोकस करना चाहिए और इन पर क्वेश्चन प्रैक्टिस हो जितनी ज़्यादा करनी चाहिए। मैंने इस साल है ना 120 के टेस्ट पेपर दिए, 180 क्वेश्चन वाले पूरे साल में हो गए। तो टेस्ट नंबर तो मतलब जितने ज़्यादा टेस्ट होंगे ना तो इतने में क्वेश्चन आप ज़्यादा देख लिए होंगे और ज़्यादा देखे होंगे तो मतलब आप नीट रीनीट के टाइम पे आपको नीट या रीनीट जो भी हो उस टाइम पे आपको क्वेश्चन देखे लगेंगे और आप कॉन्फिडेंस रहेगा। टेस्ट देने के बाद हर पेपर का प्रॉपर एनालिसिस तो करना ही चाहिए, घंटा 1.5 घंटा लगे परंतु पेपर एनालिसिस बेसिक चीज़ें जो फॉलो हमेशा करनी। हाँ। और अच्छा, मैं एक और छोटी चीज़ पूछना चाहूँगा, आप दोनों ड्रॉपर हो पर आप दोनों की जर्नी बिल्कुल अलग है। आपको लगता है हर ड्रॉपर की जर्नी अलग होती है? हाँ हर ड्रॉपर की एक पर्सनलाइज जर्नी होती होती है। है।
लेकिन मोस्ट ऑफ टाइम क्या होता है, सभी ड्रॉपर्स को, चाहे आप जैसे आप जो जिस क्लास में बैठकर पढ़े हो, क्या उसमें सभी आपकी मार्क्स रेंज वाले थे? नहीं। आपकी मार्क्स रेंज वाले थे, लेकिन आपने अपनी जर्नी क्या की, खुद डिज़ाइन की। तो बिल्कुल ऐसा ही होता है, हर एक ड्रॉपर स्टूडेंट की जर्नी अलग है। आपके सामने दो ड्रॉपर स्टूडेंट है और दोनों की जर्नी बिल्कुल डिफरेंट है, लेकिन दोनों का रिजल्ट बहुत ही ज़्यादा क्लोज है, क्योंकि दोनों ने अपनी कमियों के ऊपर काम किया। इन्होंने हमारी टेक्नोलॉजी को यूज़ किया अपनी जर्नी को शेप करने के लिए, और इसीलिए आप भी इस टेक्नोलॉजी को यूज़ करें, अपना पाथ, अपनी जर्नी खुद बनाएं, अपना रोड मैप खुद बनाएं, क्योंकि हमारी नज़रों में हर ड्रॉपर अलग है और उसकी तैयारी भी अलग है।